हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने 40 प्लस क्वेश्चंस कर लिए थे। आई थिंक 45 क्वेश्चंस हमने लास्ट के वीडियो में किए थे। और वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएंगे, आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस सेट। ओके, आज का हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन वैसे 46 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित धनात्मक रूप से विषम वितरण के अभिलक्षण हैं। तो आपके जो पॉजिटिवली स्क्वेर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसमें हमें देखना है कि वो कौन कौन से हैं। उसके अंदर आप क्या जाता है, दाएं के प्रति विषम, बाएं के प्रति विषम, माध्यिका और बहुलक माध्य के अपेक्षाकृत अधिक है, माध्य माध्यिका और बहुलक से अपेक्षाकृत अधिक है, या फिर घंटी के आकार की वक्र। सो आपके इसके अंदर जो दो हैं वो आपके पॉजिटिवली स्क्वेर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की विशेषताओं में आते हैं, तो हमें देखना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आ रहा है इसके अंदर दाएं के प्रति विषम, जिसको बोलते हैं स्क्वेयर टू राइट, और सेकंड आपके इसके अंदर आ रहा है बेल शेप्ड कर्व। सो ए और डी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ते हैं अच्छे से। एजर्शन क्या कहता है, जन स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रमों में शारीरिक क्रियाओं के लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाने चाहिए ताकि स्वस्थता को बढ़ावा दिया जा सके। तो जन स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम में जो भी हैं चल रहे हैं उनके लिए शारीरिक क्रियाओं के लिए, ठीक है, उनमें शारीरिक क्रियाओं के लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाने चाहिए। और दूसरी बात ये बोल रहा है क्योंकि जब भी आप कारण को पढ़ते हैं तो आप इस पे क्योंकि लगा लिया कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, क्योंकि अधिक शारीरिक भार व मोटापा गैर संक्रमण रोगों के विकास को बढ़ावा देता है। तो अधिक भार और मोटापा दोनों ही चीजें जो है वो जो आपके गैर संक्रमण रोग उनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, ठीक है, उसके विकास को बढ़ावा देते हैं। तो इसके अंदर ए भी सही है, ठीक है, और आर दोनों ही चीजें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से 59 माह के उम्र के बच्चों में किया जाए। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अकाल के समय में एक समुदाय है, मीन्स एक कम्युनिटी है, जहां पर कुपोषण का लेवल निर्धारण करना है। तो सबसे व्यापक मान्य तरीका, ठीक है, सबसे व्यापक मान्य तरीके की बात हो रही है यहाँ पर, वाइडली जो एक्सेप्टेड, ठीक है, प्रैक्टिस टू असेस। तो इसका निर्धारण किस में किया जाए, 6 to 59 मंथ्स के बच्चों में किया जाए। ठीक है, और दूसरी बात इसके अंदर आ रही है क्योंकि आहार की कमी के समय में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब आहार की कमी होती है जहां पर भी, तो वहां पर सबसे ज्यादा कुपोषण के लक्षण जो है वो सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में डेवलप जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, दिखाई देने लग जाते हैं। माल न्यूट्रिशन की जब स्थिति होती है तो ये जो है दोनों ही चीजें सही है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए जो है वो आ रहा है। मान लीजिए कहीं पर अकाल की स्थिति आ गई है जहां पर फूड की कमी हो गई है, तो वहां पर सबसे ज्यादा कुपोषण का अगर असेसमेंट करना है तो वहां वो किस एज के ग्रुप के करना चाहिए, तो 6 to 59 मंथ्स के, क्योंकि उससे सही डेटा कलेक्ट होते हैं। क्योंकि आहार की कमी के समय कुपोषण सबसे पहले कुपोषण के लक्षण किस में दिखेंगे, बच्चों में दिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एजर्शन क्या कहता है कि सब देशों की आहारीय संदर्शिका इस बात की जोरदार सिफारिश करते हैं कि प्रतिदिन फल व सब्जियों को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि सभी देशों के जो हैं वो ये मान्यता है कि जो सब्जियां हैं और जो फल हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना चाहिए। सफिशिएंट अमाउंट उनका होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है फल और सब्जियां क्या करते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं उसको, और बीमारियों से बचाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं। क्योंकि फल व सब्जियां अपने बायो एक्टिव अवयवों के कारण स्वास्थ्यवर्धक और चिरकालिक बीमारियों से बचाव करने में खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। ठीक है, तो मतलब यही है कि जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं और इनसे ये बचाते हैं। क्रॉनिक डिजीज समझ रहे होंगे, चिरकालिक बीमारियां जिनको बोला जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, असर्शन है हरी पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग बनाए रखने के लिए उन्हें खुले बर्तन में पकाना चाहिए, और क्योंकि इनमें उपस्थित लौह और सल्फर में प्रतिक्रिया होने से फेरस सल्फाइड बनने के कारण गहरा रंग बन जाता है। तो आपके इसके अंदर देखिए हरी पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग बनाए रखना है तो उसको बर्तन खुला रखकर पकाना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन इनमें उपस्थित जो लौह और सल्फर की जब रिएक्शन होता है तो इसमें फेरस सल्फाइड बनने का कारण गहरा रंग बन जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो आपके ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, आरंभिक विक्रय खरीदारी का एक तरीका है जो रेस्टोरेंट में प्रसिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि आपके आरंभिक मतलब शुरुआती बेचना जो है, विक्रय जिसको बोलते हैं, खरीदारी का एक तरीका है जो रेस्टोरेंट में प्रसिद्ध हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। जो आपके प्राइम वेंडिंग होती है, प्राइम वेंडिंग जो मेथड है, ठीक है, वो गेन करता है पॉपुलैरिटी को। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और उसके अलावा क्योंकि खरीदार एक सहमत समय के लिए विक्रेता की लागत पर एक सुनिश्चित मूल्य बढ़ाने के साथ कुछ पदार्थ खरीदने के लिए मान जाता है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है कि खरीदार एक सहमत समय के लिए विक्रेता की लागत पर एक सुनिश्चित मूल्य बढ़ाने के साथ, मीन्स कि ये जरूरी नहीं है कि जो खरीदार है वो मूल्य बढ़ाया जा रहा है जो आपके विक्रेता है उसके द्वारा, ठीक है, तो कि वो खरीदने के लिए मान जाएगा अगर मूल्य बढ़ा दिया जाता है। लागत पर एक निश्चित मूल्य बढ़ाने के साथ कुछ पदार्थ खरीदने के लिए मान जाता है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके इसके अंदर ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन यंत्र का कार्य करती है। तो खाद्य सुरक्षा योजना जो है परिचालन यंत्र का कार्य करती है, मीन्स फूड सेफ्टी प्लान जो है सर्व्स एज एन ऑपरेशनल टूल्स। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो खाद्य सुरक्षा योजना है वो परिचालन यंत्र का कार्य करती है। और क्योंकि HACCP मीन्स हैसप की बात हो रही है, खाद्य वितरण इकाई का एकमात्र सुरक्षा योजना है, तो ये एकमात्र सुरक्षा योजना नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हैसप ही है जो आपके खाद्य वितरण इकाई का एकमात्र सुरक्षा योजना है, मीन्स की खाद्य सुरक्षा की योजना जो है वो एक हैसप ही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके आ रहा है ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, काल पूर्व पैदा हुए बच्चे में पूर्ण समय पर जन्मे बच्चों की तुलना में जीवन के साथ साथ अधिक तेजी से विकास करने की प्रवृत्ति होती है। तो देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है कि समय से पहले जो बच्चे होते हैं, काल पूर्व मीन समय से पहले जो बच्चे होते हैं में पूर्ण समय से जन्मे बच्चों की तुलना में, तो जो समय पर बच्चे होते हैं और जो समय से पहले बच्चे होते हैं, समय से पर हुए बच्चों की तुलना में उनके जीवन काल के साथ अधिक तेजी से विकास करने की प्रवृत्ति होती है, तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल गलत बात। क्योंकि जनकीय अति संरक्षता के परिणाम स्वरूप उन बच्चों को सकारात्मक लाभ मिलते हैं जो काल पूर्व पैदा होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, ये दोनों ही बातें गलत बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि जनकीय अति संरक्षण मीन्स द पेरेंटल ओवर प्रोटेक्टिवनेस चाहे जितनी भी मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो विकास है, जो फिजिकल जो उसका डेवलपमेंट है वो हो जाएगा, वो तो अपने टाइम पर ही होगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें गलत, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, जब बुजुर्ग लोगों को उनके बच्चों के द्वारा देखभाल नहीं की जाती तो उन्हें शुरुआती मनोभ्रंश हो जाता है। मनोभ्रंश बोलते हैं पागलपन की स्थिति, मीन्स डिमेंशिया जिसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों की देखभाल होने से उनकी अधिक तंदुरुस्त होने की भावना उत्पन्न होती है और यह मनोभ्रंश के आगमन को रोकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जब बुजुर्ग लोगों के उनके बच्चों के द्वारा देखभाल नहीं की जाती तो उन्हें शुरुआती मनोभ्रंश हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात कि बुजुर्ग लोगों की देखभाल होने से उनके अधिक तंदुरुस्त होने की भावना उत्पन्न होती है और यह मनोभ्रंश उनके आगमन को रोकता है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, दोनों ही चीजें गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर, अध्ययनों से यह देखा गया है कि द्विभाषी बच्चों को कई प्रकार के संज्ञानात्मक सिद्धांत परीक्षणों में एक भाषी बच्चों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो
आपके जो ये बोल रहा है कि स्टडीज में ये पाया गया है कि जो 2 भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो बच्चे द्विभाषी का मतलब 2 भाषाओं का जो प्रयोग करते हैं बच्चे, उनके संज्ञानात्मक सिद्धांत परीक्षणों में वो बच्चे जो एक भाषा का यूज करते हैं तुलना में अधिक अंक प्राप्त करते हैं। तो ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि द्विभाषीवाद बच्चों को संदर्भ, विशेषकर वह जो अनेकार्थ या विरोधात्मक है, ये संगत प्रवर्तों के अपने ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। मीन्स कि 2 भाषा का प्रयोग करने वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके जो वो क्या करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, अनेकार्थक या विरोधात्मक ये से संगत परिवर्तनों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, मीन्स अटेंशन जो होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो वो ज्यादा प्रशिक्षित करता है, केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। तो इसके अंदर दोनों ही चीजें सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, परिधान में कढ़ाई, सेक्विन व एप्लीक संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं। परिधान में कढ़ाई, सीक्वेंस या एप्लीक संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये आपके संरचनात्मक डिजाइन नहीं बनाते, स्ट्रक्चरल डिजाइन, आउटलाइन होती है, ठीक है। ये डिजाइन जो है ये आपके डिजाइन डेकोरेटिव डिजाइन में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि संरचनात्मक डिजाइन परिधान की सतह संवर्धन है, तो ये दोनों ही चीजें गलत है कि जो संरचनात्मक डिजाइन है वो सरफेस का जो है वो नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही बातें इसके अंदर, सरफेस जो एनरिचमेंट है वो नहीं है ये, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें आपके गलत कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। मीन्स कि ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक वयन करे मीन्स वूवन कपड़े की बात हो रही है, वूवन फैब्रिक की बात हो रही है। में ग्रेन को यान के साथ खिंचाव की डिग्री से पहचाना जा सकता है। तो आपका वूवन किया हुआ कपड़ा है जिसमें जो ग्रेन लाइन होती है, ठीक है, उसको यान के साथ खिंचाव की डिग्री से पहचाना जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ग्रेन लाइन होती है उसको पहचाना जा सकता है कि खिंचाव जो है वो फैब्रिक का किस तरफ है। दूसरी बात, क्योंकि ताने धागे में बाने धागों की अपेक्षा अधिक खिंचाव होता है, तो जो आपके आर है वो गलत है, क्योंकि ताने धागों में बाने धागों की अपेक्षा अधिक खिंचाव होता है, ये बात गलत बोल रहा है, ठीक है, ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है, ए सही है, आर गलत है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एसिड रंजक ऊन व रेशम के लिए उपयुक्त है। तो एसिड रंजक जो है वो ऊन व रेशम के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है, एसिड रंजक उपयुक्त है। जो आपके एसिड डाइज की बात हो रही है, ऊन और रेशम यानी वूल और सिल्क के लिए सुटेबल है, क्योंकि एसिड जो डाइज होती हैं ऊन और रेशम में पाए गए हाइड्रोक्सी समूह के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है। तो ये बात इसकी जो है वो गलत है, ठीक है। एसिड रंजक ऊन और रेशम के में पाए जाने वाले हाइड्रोक्सी समूह के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट है, ए सही है, आर गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रणाली अंतर्निर्भर उप प्रणालियों का वह समुच्चय है जिससे एक संयुक्त संपूर्ण का निर्माण होता है। तो ये कह रहा है कि द सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम, ठीक है, कि जो भी कोई भी सिस्टम होता है वो सब सिस्टम पर डिपेंडेंट होता है। मीन्स कि सिस्टम और सब सिस्टम इंटरडिपेंडेंट होते हैं जिससे एक संयुक्त संपूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है, जिससे मिलकर एक संयुक्त संपूर्ण का निर्माण होता है। और क्योंकि एक परिवार का प्रबंधन इन उप प्रणालियों के परिवेश के संगठनों पर निर्भर करता है। मीन्स कि कोई भी परिवार है, कोई भी फैमिली का जो भी मैनेजमेंट है वो किस पर निर्भर करता है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पर, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ दीज सब सिस्टम। जो एनवायरनमेंट के बीच सब सिस्टम होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं उन पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी मैनेजमेंट करोगे उसके सब सिस्टम्स होते हैं, किसी भी सिस्टम का मैनेजमेंट करना है उसके सब सिस्टम होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जो है वो प्रबंधन किया जाता है। तो ए और आर दोनों ही बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, अर्थव्यवस्था का रिकॉर्ड बनाना खर्चे की व्यय योजना के साथ तुलना करने में मदद करता है। तो अर्थव्यवस्था का रिकॉर्ड बनाना मीन्स कि जो भी आपका मनी मैनेजमेंट है, ठीक है,
वो क्या करता है, उसका रिकॉर्ड रखना, खर्चे की व्यय योजना मीन्स कि जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका प्लान करना, तो वो तुलना करने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। किसी भी आप जो रिकॉर्ड रखेंगे मनी मैनेजमेंट का, तो वो हेल्प करेगा आपके मंथली जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं और जो आप स्पेंडिंग प्लान कर रहे हैं, जो भी आप खर्चे का व्यय कर रहे हैं, तो उस पर जो क्या करता है वो तुलना करने में हेल्प करता है। क्योंकि रिकॉर्ड्स धन के खर्चे का वितरण दर्शाता है। मीन्स कि जो भी हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, रिकॉर्ड क्या शो करता है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पर कितना हुआ, तो वो दिखाता है, वितरण दिखाता है। तो आपके इसके अंदर ए और आर दोनों ही सही हैं। सो आपके इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही जा रहा है। ए और आर दोनों ही बातें सही कह रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर, वक्र कर्व कार्य करने के समय को व्यवस्थापित करने का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। मीन की वर्क कर्व जो होता है, वर्क कर्व की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वर्क कर्व इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर मैनेजिंग वर्क टाइम। तो ये जो है आपका वर्क कर्व जो है आपका कार्य वक्र जिसको बोला जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर वर्क को कार्य वक्र से समझेंगे, ठीक है। कार्य करने में समय को व्यवस्थापित करने का एक महत्वपूर्ण यंत्र है, बिल्कुल सही बात है। ये कार्य वक्र के अंदर जो है आप जो समय को है व्यवस्थापित करने का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। हमने टाइम मैनेजमेंट में ये चीज पढ़ी हुई है कि कार्य वक्र आता है, क्योंकि कार्य वक्र जो होता है समय के अंतराल, ठीक है, कार्य के उत्पादन में आने वाले बदलाव का अध्ययन करने में सहायता करता है। सो दोनों ही चीजें सही है कि जो कार्य वक्र होता है वो आपके जो टाइम के बीच में जो भी अंतराल आया है, जो भी डिफरेंस, जो भी अंतर आया है, ठीक है, और कार्य के उत्पादन में आने वाले बदलाव के अध्ययन को करता है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर जो 3 है ये दो सही है, ठीक है। दोनों ही ए और आर दोनों ही बातें सही हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्रवण करना सुनने के जैसी ही क्रिया है, ठीक है। श्रवण करना मीन्स कि सुनना जो है वो सुनने की जैसी ही एक क्रिया है, ठीक है। श्रवण करना मीन्स कि लिसनिंग इज द सेम एक्टिविटी एज हियरिंग, ठीक है। तो ये जो है आपके सुनना और सुनने के जैसी ही क्रिया है, तो ये चीज आपके ये गलत कह रहा है, क्योंकि अधिकांश लोग बहुत सी आवाजें ग्रहण करने में सक्षम होते हैं जो कि वे बिल्कुल भी श्रवण नहीं कर पाते। तो ये चीज आपके सही बोल रहा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साउंड है उसको ग्रहण कर तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपके बिल्कुल भी उसको श्रवण नहीं करते, लिसन नहीं करते। लिसन करना मीन्स, ठीक है, सुनना। तो ये चीजें आ रही हैं। ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लड़कियों और लड़कों का खर्चों के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया लिंग निर्धारण कहलाती है। तो आपके लड़कियों और लड़कों का बच्चों के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो लिंग निर्धारण कहलाती है। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि बच्चे व्यवहारों एवं भूमिकाओं को जेंडरिंग प्रक्रियाओं के अनुसार आत्मसात कर लेते हैं। तो बच्चे जो होते हैं, जो भी व्यवहार होता है, जो भी वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है, तो जेंडरिंग जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग ही अपना लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। ए और आर दोनों चीजें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करना, समर्थकारी और रूपांतरकारी होता है। तो आपके सामाजिक परिवर्तन के लिए मीन्स की द प्रोसेस ऑफ सोशलाइज ऑफ चिल्ड्रन एंड गर्ल्स बॉयज आर कॉल्ड जेंडरिंग। तो नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करना समर्थकारी और रूपांतरकारी होता है। तो ये क्या होता है आपके, ऑर्गेनाइजिंग फॉर सोशल चेंज इज एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिंग। तो ये सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्थ करना, ठीक है, और रूपांतरण करना होता है, रूपांतरकारी होता है संगठित करना, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करने को अधिक प्रभावी होने के लिए इसे समर्थ, हितैषी एवं धनवान हितैषी होना चाहिए। तो जब भी सामाजिक परिवर्तन में संगठित रूप से सामाजिक परिवर्तन है तो वो अधिक प्रभावी करने के लिए जरूरी नहीं है कि समर्थ हितैषी हो, धनवान हितैषी हो, ये गलत बात है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित करना ये बिल्कुल सही बात है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो सही है और आर गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। इसको आपको इंक्रीजिंग जो ऑर्डर है उसके अंदर लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में। मीन्स की 100 ग्राम खाद्य पदार्थ में सबसे कम किसमें है प्रोटीन, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, मीन्स कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या आएगा, जो भैंस का दूध है, ठीक है, सबसे कम प्रोटीन,
उसके बाद डबल रोटी ब्रेड उसमें, फिर उसके बाद आ जाता है मुर्गी के अंडे में, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाता है बादाम में, ठीक है, बी। और उसके बाद आपके आ जाता है राजमा में, मीन्स राजमा में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो ये चीज इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। तो आपके इसमें देखते हैं सबसे पहले जो आता है वो आता है ई, भैंस का दूध, फिर आता है डबल रोटी, फिर आता है आपके मुर्गी का अंडा, देन आता है आपके बादाम और देन आता है आपके राजमा। तो इस तरह से जो है प्रोटीन का ऑर्डर है। तो आपके इसके अंदर ई सी ए बी डी हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम में लगाना है हमें, तो हम इसे सही क्रम में लगाएंगे। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की बात हो रही है यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं। ओके, विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना, मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना, उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखना, नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना, सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना। मीन सबसे पहले क्या करना है कि आपको मूल्यांकन करना है, निगरानी करना है, उसका जो प्रोसेस है उसके लिए निर्धारण करना है। उसके बाद सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, मीन्स कि जो भी सूचक हम बना रहे हैं, ठीक है, प्लान कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करना, ठीक है, कलेक्शन जो इंफॉर्मेशन ऑन द इंडिकेटर्स, जो भी इंडिकेटर्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आ रहा है आपके ई फिर आएगा। उसके बाद आपके विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना, ठीक है, एनालाइज करने के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है। उसके अलावा आपके इसके अंदर आ रहा है नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना, ठीक है, जिसके अंदर आपके आइडेंटिफाई पैटर्न, मींस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड्स को और पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, व्याख्याओं की पहचान करना, ठीक है, जो कि आ रहा है आपके डी में। नेक्स्ट आपके इसके अंदर लास्ट जो आता है वो है उपलब्धियों और परिणामों के बारे में लिखना, मींस कि पूरे प्रोग्राम के बाद कितनी उपलब्धि मिली, क्या परिणाम आए, इन सब के बारे में रिकॉर्ड रखना, लिखना, ठीक है। सो BEADC, तो BEADC हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चीज बनाने की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाए। तो चीज बनाने की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाना है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे, चीज किससे बनता है, दूध से बनता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दूध का पास्चराइजेशन करेंगे, ठीक है, नंबर सी जो है आपका। उसके बाद कर्ड उसका जमाएंगे, पास्चराइजेशन के बाद दही जमाएंगे, दही जमाने के बाद क्या करते हैं, शेडर करते हैं, चेडर करते हैं, जिसको बोला जाता है, मीन्स कि उसमें वाटर जो होता है दही का वो अलग कर देते हैं और उसका जो सॉलिड पार्ट होता है उसको अलग कर देते हैं, ठीक है, उसको चेडरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट आता है उसके बाद आपके पीसना, मीन्स उसको पीसो और उसके अंदर नमक मिक्स करो, ठीक है, जो चेडर होता है उसके अंदर। देन आपके इसके अंदर आ जाता है इसको सांचे में ढालना, ठीक है, सांचे में ढालना आपके ई, और उसके बाद इसके अंदर आ जाता है इसको परिपक्वन के लिए छोड़ देना, ठीक है, मीन्स कि उसको आपको राइपनिंग के लिए छोड़ना है, ठीक है। तो ये चीज आ रही है इसके अंदर सी, पहले पास्चराइजेशन, फिर दही जमाना, फिर चेडरिंग, फिर पीसना, नमक मिलाना, फिर सांचे में डालना, और देन इसको परिपक्वन के लिए छोड़ना, ठीक है। लास्ट प्रोसेस जो है परिपक्वन। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है, CAB आपके EFE और D, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, TQM प्रोग्राम को स्थापित करने में आवश्यक चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो TQM प्रोग्राम जो है उसको स्थापित करना है, तो उसको सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम इसका क्या है, चलिए देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, आपको एनालाइज करना है प्रोसेस को, एनालाइज द प्रोसेस। देन आपको इसके अंदर क्या करना है, बी ओपन माइंडेड एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, यानी कि उदारमती और लचीला होना, आपको फ्लेक्सिबल होना है, ओपन माइंडेड होना है, ठीक है, मीन्स कि अपना जो दिमाग है वो खुला रख के कार्य करना है। देन क्या करना है, विचार मंथन करना है, ब्रेनस्टॉर्म, उस चीज के बारे में एंड जो है उसको सोचना है, समझना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसको विचार मंथन कहते हैं, चिंतन कहते हैं। उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है चयनात्मक होना, ठीक है, जब आप कोई भी प्रोसेस करेंगे, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको चूज करेंगे, ठीक है, अच्छा ऑप्शन चूज करेंगे। तो चयनात्मक होना मीन्स की बी सेलेक्टिव, ठीक है।
उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है दृढ़ होना, मीन्स आपने जो भी चूज किया है, जो भी ऑप्शन चूज किया है, प्रोग्राम को जो भी आप स्टेप्स में लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको दृढ़ रहना उस चीज पर, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना, ठीक है, लिसन द एम्प्लॉयज प्रॉब्लम्स, जो भी एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स है उनको सुनना, एंड देन आपके इसके अंदर दूसरों से सीखना, मीन्स कि जो भी चीज है वो आप दूसरों से सीखोगे, लर्न फ्रॉम अदर्स। ऐसा नहीं है कि आप ही सिखा सकते हैं जब आप किसी प्रोग्राम को कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से भी सीखना है। तो लास्ट प्रोसेस आ जाता है दूसरों से सीखना। तो आपके इसके अंदर सी, ठीक है, सी प्रक्रिया का विश्लेषण, ठीक है, फिर ओपन माइंडेड, फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद विचार मंथन, उसके बाद आपके चयनात्मक, फिर दृढ़ होना, देन कार्यकर्ताओं को सुनना और सीखना, ठीक है। ये आपके ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए और इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे एग्जाम तक। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में, बच्चों में भाषा के विकास का अनुक्रम निर्धारित करें। तो बच्चों के अंदर भाषा का विकास जो है उसका अनुक्रम निर्धारित करना है हमें। तो सबसे पहले क्या आएगा, समग्र बोधि, ठीक है, होलोफ्रेसिक, ठीक है, ये आपके आ रहा है इसके अंदर ए। उसके बाद इसके अंदर आता है आपके टेलीग्राफिक चरण, ठीक है, उसके बाद टेलीग्राफिक जो होता है वो टेलीग्राफिक जो स्टेप होता है वो होता है शुरुआती जटिल वाक्य, ठीक है। शुरुआती जटिल वाक्य का मतलब है अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मीन्स कि शुरू में जो भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो जटिल वाक्य होते हैं वो। उसके बाद आपके आ जाते हैं जटिल वाक्य, ठीक है, पहले शुरुआती जटिल वाक्य, उसके बाद जटिल वाक्य, और उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है भाषाई सहज बोध, मीन्स की लिंग्विस्टिक इंट्यूशंस, ठीक है, मीन्स की सही भाषा का बोध हो जाना। तो ये चीज सही तरीके से हो जाना। तो ए सी बी ई डी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। ए सी बी ई डी आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शैशवावस्था में विकास के सोपानों का अनुक्रम निर्धारित करना है। तो शैशवावस्था में जो डेवलपमेंट का जो भी स्टेप्स है, ठीक है, उसको हमें रखना है सही से। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, सामाजिक मुस्कान आता है, ठीक है, ए, जो कि ए में आ रहा है। उसके बाद आपको मिलता है इसके अंदर अधोन्मुख से ऊर्ध्वमुख में पलटना, मीन्स कि टर्न फ्रॉम प्रॉन टू स्पाइन, ठीक है, टर्न फ्रॉम आपके प्रॉन टू स्पाइन। तो ये आ रहा है आपके सी में, जिसको बोला जाता है सी है ये, ठीक है। अधोन्मुख से ऊर्ध्वमुख में पलटना। उसके बाद आता है बिना सहारे के बैठना। देन आपके आ जाता है इसके अंदर उठकर खड़ा होना, डी, और देन आपके आ जाता है सीढ़ियां चढ़ना। तो आपको समझ आ रहा होगा कि सीढ़ियां चढ़ना सबसे लास्ट जो स्टेप है वो आता है, सबसे लास्ट में बच्चा सीढ़ियां चढ़ता है। तो ये जो चीज़ है आपको दो में मिल रही है ऑफ ई, तो इन दोनों में से आपको चूज करना है एक कौन सा है, तो उस आप इजीली कर पाएंगे। ये दो तो वैसे ही कट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा पेपर में ध्यान से करेंगे तो आप कर पाएंगे। तो आपका इसके अंदर ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट मिल रहा है हमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। टेक्सटाइल प्रसंस्करण का सही क्रम दीजिए। तो हमें टेक्सटाइल प्रसंस्करण का सही क्रम देना है। गिव द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है, टेक्सटाइल के प्रोसेस का सही क्रम। तो सही क्रम में चलिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपके सीजिंग, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सीजिंग आता है। उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है डी साइजिंग, ठीक है, डी साइजिंग आता है जो कि ई में मिल रहा है। उसके बाद आपके आता है स्काउरिंग, ये रहा स्काउरिंग। देन आपके आता है ब्लीच करना, और देन आपके आता है मर्सराइजिंग करना, ठीक है। तो डी ई सी ए और बी मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सबसे पहले सीजिंग, फिर डी साइजिंग, फिर आपको स्काउरिंग, फिर आपके इसके अंदर आ जाता है ब्लीच करना, देन आपके मर्सराइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। ये आपके ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है हमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कन्नी शॉल बुनाई का सही क्रम दीजिए। तो कन्नी शॉल बुनाई का हमें सही क्रम बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें सही क्रम क्या है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ऊन संग्रह करोगे, ठीक है। नंबर 1 पर क्या आ रहा है, चलिए इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 पर क्या आ रहा है, ऊन का संग्रह करना और उसकी छटाई करना, ठीक है। देन आप क्या करोगे, तंतुओं को कंघी करोगे, कताई करोगे, नंबर 2 पर आ जाता है ये, ठीक है।
उसके बाद आपको धोना और रंगना नंबर 3 पर आ जाता है। उसके बाद धागों का घुमाव, ठीक है, नंबर 4 पर आ जाता है धागों का घुमाव। देन आपके आता है करघे पर तानों का सूत्रण, ठीक है, मीन्स कि करघे पर जो है ताना बनाना धागों से, तो वो आपके आ जाता है नंबर 5 में। उसके बाद आ जाता है डिजाइन नमूने आकार बनाना नंबर 6 में। और उसके बाद आप कहते हैं लंबी पट्टियों में शॉल की बुनाई, जो कि हमारा 7 नंबर पॉइंट में आ रहा है, लंबी पट्टियों से शॉल की बुनाई करना, कन्नी शॉल की बुनाई की बात हो रही है, तो ठीक है। उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है शॉल के टुकड़ों को एक साथ जोड़ना, मीन्स कि जब जो भी कन्नी शॉल की बुनाई है तो जो है कन्नी की तरह, मीन्स उसकी पट्टियां जो होती हैं, पहले पट्टियां बनती हैं, उसके बाद उन पट्टियों को शॉल के तरह लंबी में जोड़ा जाता है, लंबाई में। तो शॉल के टुकड़े जो बनाए होते हैं उनको जोड़ना, सबसे पहले ऊन संग्रह करोगे, उसके बाद तंतुओं को कंघी करोगे, मीन्स उसको समानांतर करने के लिए, उसके बाद उनको धोना, फिर आप रंगना। आपने देखा है, आपने सुना होगा कि जो डाइंग होती है, स्किन डाइंग जो होती है, लच्छी की जो रंगाई होती है वो तो ये ऊन में होती है, ठीक है, वो उसकी बात हो रही है। ये धोना और रंगना आप कहीं समझे कि पहले ही धोना रंगना कैसे आ सकता है, ठीक है, तो ये उसी की बात हो रही है। उसके बाद आपके धागों का घुमाव, मीन्स कि धागों को थोड़ा ट्विस्ट करना, ठीक है, थ्रेड को हवा देना, ट्विस्ट करना, घुमाव देना, ठीक है, ये चीज आ जाती है। फिर करघे पर उनको सूत्रण करना, करघे पर तैयार करना, लंबाई में ताने का धागा जो होता है लंबाई में होता है, आपको पता है ये बात। उसके बाद डिजाइन नमूने आकार बनाना, लंबी पट्टियों के शॉल की बुनाई, और उसके बाद उन टुकड़ों को जोड़ देना। तो ये आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक उपभोक्ता खरीदारी की निर्णय प्रक्रिया के 5 चरणों से गुजरता है। देखिए कंज्यूमर है जो 5 स्टेजेस से गुजरता है, किसकी, कोई भी चीज खरीदने की निर्णय प्रक्रिया से, ठीक है। उसके बाद निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को क्या करना है, सही क्रम में हमें इसमें लगाना है कि कौन कौन से स्टेप से वो होकर गुजरता है। किसी भी चीज की खरीदारी करनी है तो उसको कैसा निर्णय करना है, तो कैसे कैसे स्टेप से गुजरता है। सबसे पहले क्या करेगा, प्रॉब्लम की पुष्टि करेगा, ठीक है, प्रॉब्लम रिकग्नाइज करेगा। उसके बाद वो क्या करता है, इसके अंदर आपके ज्ञापन शोध, मीन्स की इंफॉर्मेशन सर्च, यानी उससे रिलेटेड क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, सर्च करेगा। उसके बाद विकल्पों का मूल्यांकन करेगा, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, मीन्स की जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से क्या करेगा, उनका मूल्यांकन करेगा अच्छी तरह से। उसके बाद आपके ये क्या करता है, नेक्स्ट पे आ जाता है इसके अंदर खरीदारी का निर्णय। फिर उसके बाद खरीदारी का निर्णय लेते हैं, और उसके बाद खरीदारी करने के पश्चात जो उसका बिहेवियर होता है वो, मीन्स की पोस्ट परचेज बिहेवियर। परचेज पहले होगा, उसके बाद तो पोस्ट परचेज बिहेवियर होगा ना, कि खरीदने के बाद उसका क्या बिहेवियर है, ठीक है, तो वो चीज आ जाती है। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है, कि समस्या की पुष्टि, उसके बाद ज्ञापन शोध, उसके बाद आपके ऑल्टरनेटिव्स का मूल्यांकन करना, फिर खरीदारी का निर्णय, एंड देन उसके बाद बिहेवियर, पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पारिवारिक जीवन चक्र के निम्नलिखित चरणों को उनकी उपस्थिति के अनुसार सुनिश्चित करें। तो हमें उपस्थिति के अनुसार सुनिश्चित करना है पारिवारिक जीवन चक्र के स्टेप्स को, ठीक है। तो चलिए हम इसमें से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले कौन सा स्टेप आ रहा है, देखिए, प्रतिष्ठान की अवधि, प्राथमिक विद्यालय, गर्भाधान की अवस्था, बच्चों के स्कूल पूर्व अवधि, ठीक है। उसके बाद बच्चों का व्यावसायिक समायोजन, उच्च विद्यालय, कॉलेज, सेवानिवृत्ति और वित्तीय वसूली। तो ये आपके इसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाता है, प्रतिष्ठान की अवधि, प्राथमिक विद्यालय, ए आ जाता है। उसके बाद आपके गर्भधारण की अवस्था और बच्चों की स्कूल पूर्व अवधि आ जाती है, ठीक है। देन आपके आ जाता है उच्च विद्यालय, कॉलेज, डी। देन आपके इसके अंदर आ जाता है बच्चों का व्यावसायिक समायोजन, विद्यालय के बाद व्यावसायिक समायोजन। उसके बाद आता है आपके सेवानिवृत्ति की बात आ जाती है नंबर ई पर, ठीक है। उसके बाद आपके इसके अंदर आता है वित्तीय वसूली, आपके एफ, लास्ट में आ जाता है एफ। तो ए बी डी सी ई एफ, तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। स्टूडेंट आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको अच्छे से करने के लिए, ताकि आप 1 से 2 बार करेंगे, खुद से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये स्टेप सेट करने आ जाएंगे, आपको खुद को समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे, आपको हेल्प मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित विधानों को उनके कार्यान्वयन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये जो है आपको इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में। तो इसमें देखिए गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम, घरेलू हिंसा के से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम। तो ये हम बात करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या आया था, ये आपके आया था हिंदू अधिनियम, ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम। उसके बाद आपके इसके अंदर आया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, नंबर 2 पर आ रहा है। उसके बाद आपके इसके गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम, ठीक है, नंबर 3 पर आया था। उसके बाद आपके आया था प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, जो कि नंबर 4 की बात आ रही है। उसके बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, और देन आपके आया था इसके अंदर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ठीक है। तो ये आपके आ जाती है बात नंबर 6 पर, ठीक है। तो ये आपके सीक्वेंस सेट करा हुआ है, कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था। तो ये हमें मिल रहा है सबसे पहले DBACEF, तो ये हमें मिला ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। अरस्तु द्वारा प्रस्तावित प्रभावी वाक्य के निम्नलिखित सोपानों को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो अरस्तु के द्वारा प्रस्तावित जो प्रभावी वाक्य थे, मीन्स की परस्यूसिव स्पीच जो होती है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, तो उनको व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आपके क्या आ जाएगा, आविष्कार, ठीक है। देन आपके आएगा व्यवस्था, आविष्कार मतलब आपके इन्वेंशन, देन अरेंजमेंट। उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है शैली, मीन्स की स्टाइल जिसको बोला जाता है। देन आपके इसके अंदर आ जाता है स्मृति, मीन्स की मेमोरी। और उसके बाद आपके इसके अंदर आता है डिलीवरी, मीन्स की सुपुर्दगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपके इन्वेंशन, देन आपके अरेंजमेंट, देन आपके शैली, देन मेमोरी, और देन आपके डिलीवरी, मीन्स कि आपके डी जो आ रहा है, सुपुर्दगी को डिलीवरी बोला जाता है। चलिए BACED, तो BACED हमें मिला ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो डोंट यू वरी, एक बार भी ये नहीं सोचिएगा कि आपका टाइम खराब हो रहा है या आपके लिए काम के नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे क्वेश्चंस। तो आप पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। अगर अपडेट चाहते हैं डेली, और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए डेली, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेली अपडेट मिल जाएगा, और इस तरह के वीडियोस के आपको जो भी मैं करवाती हूँ PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।